reached an agreement on patrolling, and with that, the disengagement, we have gone back to where the situation was in 2020. India and China have agreed on disengagement along the line of actual control. इंडिया और चाइना के दरमियान आपको पता है 2020 में बड़ी साहब एक स्टैंड ऑफ हुआ और हमने ये देखा है कि आज भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि दोनों मुल्क जो है वो इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2020 से की जो सिचुएशन थी उससे प्री जो सिचुएशन थी उस पर हम जाके एक पेट्रोलिंग करेंगे। और इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर में लेते हैं हिस्ट्री को लेके। 62 में आपके साथ झगड़ा करा, ठीक है, 67 में आपके साथ झगड़ा करा, ठुकाई हुई बड़ी जोर से, उसके बाद 75 तो दूर रहा आपसे, 75 में दोबारा कुछ पंगे करने की कोशिश करे, फिर ठुकाई हुई उसकी, फिर दूर रहा, 87 में आया आपके पास, सुमलोंगचू के अंदर वालोंग इंसिडेंट हुआ आपके पास, वहां जबरदस्त ठुकाई हुई उसकी, फिर ही वेंट अवे एंड ही केम बैक इन 2012। अभी 2024 में 10-12 साल के बाद फिर से वापस आया आपके पास, 2020 में 8 साल के बाद, नाउ यू थ्रोइंग हिम बैक, ये 8-10 साल के बाद दोबारा आएगा। ये सारी प्रॉब्लम शुरू 2020 में हुई थी ना। चलिए 2020 के स्टेटस पे वापस चले जाते हैं और ये मैं कहूंगा भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चाइना जिस अग्रेशन से काम कर रहा है, चाइना के शी जिनपिंग बार बार कह रहे हैं वॉर के लिए प्रिपेयर होना होगा चाइना को, ऐसे टाइम में चाइना के साथ बॉर्डर पे ये एग्रीमेंट पे पहुंचना, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री। यहाँ पे ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। वो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया, चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट मेरे ख्याल में, डैमेज हैज बीन डन। अगेन डिसएंगेजमेंट हुई है, डिसएंगेजमेंट इज ओनली वन पार्ट। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस नैरेटिव कि चाइना अब तो भारत चाइना बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार चीन को भारत के सामने 4 साल बाद झुकना ही पड़ा। खबर निकलकर ये सामने आई है कि चीन ने अपने ट्रूप्स को पीछे कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 13 सितंबर को खुद स्वीकार किया है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से अपने सैनिकों को पीछे हटाने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान बायलैटरल संबंधों को सुधारने के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई थी। ये दशकों के बाद दोनों पक्षों के बीच हुआ सबसे बड़ा गंभीर सैन्य संघर्ष था। भारत का रुख स्पष्ट था कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यही वजह है कि आज चीन भारत के सामने झुक गया है। इंडिया और चाइना के दरमियान आपको पता है 2020 में बड़ी साहब एक स्टैंड ऑफ हुआ और हमने ये देखा है कि आज भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2020 से की जो सिचुएशन थी उससे प्री जो सिचुएशन थी उस पर हम जाके एक पेट्रोलिंग करेंगे। और दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ। लेकिन मेरे सब एक सेंट्रल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आज सुबह से जब ये चीज़ें मुझे पता चल रही हैं तो मैं इस थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। So with the Chinese, they are resolving the conflict. With the Pakistan, they are managing their conflict. वो कश्मीर का हो सकता है, सर क्रीक का हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो, ठीक है। So इसकी क्या दोनों की आप समझते हैं बड़ी वजूहात क्या है? कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये 2 टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है वो बिल्कुल 2 डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर्स अफेयर्स के और बॉर्डर के इर्द गिर्द, और उसके साथ जो एक हिस्टोरिकल रूट्स जुड़ी होती हैं जो किसी भी
मूवमेंट को या अनरेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल के साथ जोड़ती हैं, वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं। जो आखिरी इन लोगों के दरमियान माजी में इस तरह के क्राइसिस रहे हैं, हुआ वो वियतनाम के हवाले से हुआ हो या तिब्बत के हवाले से, सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाइल, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल इन्होंने तस्लीम की और उसको बाकायदा एक वही शक्ल दी जो आज आपके बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों की हाल दो कि वो स्केल नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, लेकिन उसका आइडिया उसी तरीके से है कि लोग अपने आप को अपने वतन से बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एग्ज़ाइल बना सकते हैं या अपनी हुकूमतों को अपोज कर सकते हैं, जो भी उसका इंटरनेशनल एक पूरी फ़िलासफ़ी है जिसके इर्द गिर्द घूमता है आपकी गवर्नमेंट्स इन एग्ज़ाइल। तो उससे लेके अगर आप देखें तो वो सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया चाइना के साथ म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना ज़रूरी है। तरीन मुल्कों में भी इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कभी कभार सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान किसी वजह से, और वो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान के साथ बलोच इशू पे, तो उसके साथ मैंने कहा कि अगर आपने किसी जगह पे 20 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने आप को सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और किसी तरीके से एफिलिएटेड समझता है और वो समझता है कि वो अपने वतन के लोगों की काज की जंगें लड़ रहा है, जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके पीछे ये जो हमायत है ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो है उनको एक लम किस्म की जो है वो मदद हासिल है कि हम आपकी हेल्प करते हैं, तो वो सिचुएशन बन जाती है टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें लोग अपने आप को अपनी धरती के साथ एलियनेटेड फील करते हैं और अपने अलाइंसेस और अपनी जो उनकी जिस तरह की भी बनती हैं इताद बनते हैं वो इंटरनेशनली जाके जोड़ते हैं, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन वाली कहानी में जाके। तो ये वहाँ पे चलता है। उस हिसाब से आप देखें जिस इलाके में सबसे ज़्यादा है आपके पसंदीदा आइडियोलॉजिकल बेसिस होंगे, लोग होंगे, प्रॉक्सीज होंगी, इतना ज़्यादा आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे और इतना ज़्यादा आप उसको कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज पॉलिटिकली जैसे कि आप कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हुआ, पाकिस्तान ने ज़ाहिर है नोइंगली इसको चुना था कि कश्मीर के अंदर जो मल्टीपल पार्टीज़ एक्टिवेट हुई थी 80s में, लेट 70s में, 84, 85 में, जिन्होंने वहाँ से शुरू किया था काम, कि उनमें से हमारा एलाइज कौन है तो उन्होंने वक्तन फ़क्तन अपने एलाइज बदले। ये कोई पहला इनका एलाइज जो है वो पाकिस्तान का वो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं थी। ये रिफ्लेक्ट होता है बलूचिस्तान पे कि अगर आपके 20 ग्रुप हैं और आपने खुद कहा कि उनको अगर फाइनेंस किया जाता है, उनकी हमायत की जाती है, प्रॉक्सीज दिन ब दिन क्रिएट की जाती हैं और उनको मज़ीद आगे फैलाने की कोशिश की जाती है, तो इसका मतलब आपका काज जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो अंदर अभी चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को आप ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसको आप कंक्लूड करना चाहते हैं, किस स्टेज पे करना चाहते हैं, ये हमेशा दो तरफा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। गो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ये जो इंडिया की एमईए ने कोई डिटेल्स नहीं दी कि जो 2020 से पहले की जो स्टेटस को है उससे रिवर्स हुआ है, बफर जोन है जो बड़े रिसेंटली क्रिएट किए गए थे, या पेट्रोलिंग के एंड क्या इसका सिलसिला क्या है?